इसका इलाज होता है पीढ़ियां खत्म होने के बाद। मतलब हम लोग जब खत्म हो जाएंगे तो यही बातें हमारी जो हम बोल रहे हैं, यही बातें फिर आगे चलेंगी और इन्हीं बातों पे बाद में झगड़ा होगा। ये कहेंगे अरे वो जो हिसार वाले थे वो चले गए अब तो दुनिया से, उन्होंने ये बात बताई और अब तो वही बात मानी जाएगी। फिर वो लड़ने मन, ये हमारे समर सोसाइटी के अंदर एक खास बात है कि जीते जी बेकार और मरने के बाद सीधा सोना हो जाता है वही। और फिर उसकी बात के लिए बेड़े बन जाते हैं, दरबार बन जाते हैं, फिर उसकी बात चलती है, फिर सब चीज चलती है, फिर ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, फिर रोते हैं पीटते हैं, फिर जयंती मनाते हैं। पर उस समय नहीं मानते, जिस समय कहते हैं उस समय कहते रहे हमारे जैसा ही तो है, जैसे हमें वैसे ही है, इसमें कौन से सुखाव के पल लगे हुए हैं। पर मानते नहीं उसमें। ये समस्या आती है, इन समस्याओं को बर्फ खा के सॉल्व करना चाहिए, आग खा के नहीं। अगर आग खा के सॉल्व करोगे तो वहाँ गुत्ता गुत्ता हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, कुछ निकलने वाला नहीं है क्योंकि जरूरत पड़े तो उसके छिलकों की रस्सी बना सकते हैं, जला भी सकते हैं, ईंधन भी बना सकते हैं, नहीं तो सोफे में डाल सकते हैं, गद्दी बना सकते हैं। उसके कटोरे की, जो उसमें कटोरा होता है उसकी कटोरियां बना सकते हैं, खिप्पड़ बना सकते हैं, बहुत सारे चीजें बन सकती हैं। और नारियल सामने पड़ा हुआ है, नारियल खाना है, जानकारी है, पर उसको तोड़ किससे रहे हैं? एक बहुत मुलायम सा बाज का पंख जो मिल गया उससे मार रहे हैं, हे नारियल तू टूट जा, टूट जा। या रुई के बुलबुले बना के, गोले बना के, रुई के हथौड़े बना के उस पर मार रहे हैं, हे नारियल तू टूट जा। रही ये टूटता ही नहीं। इतने हमने इस पे पंख मारे, इतने इस पे रुई के हथौड़े मारे, पर ये टूटता ही नहीं। ये कैसा नारियल है, इसको टूटना चाहिए। और उम्मीद कर रहे हैं कि नारियल रुई के हथौड़े से, मोर के पंख से, बाज के पंख से, कबूतर के पंख से टूट जाए और हमें पानी मिल जाए पीने के लिए, खाने के लिए नारियल मिल जाए। नारियल सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, पर उस पंख से, उस रुई के हथौड़े से नारियल नहीं टूटने वाला। नारियल टूटेगा जब उसे जमीन पर पटक के मारोगे तब, या कोई नुकीला कठोर पत्थर या कोई नुकीला कठोर कोई धातु का टुकड़ा लोगे, या उसको दो पत्थरों के बीच में दबाओगे। जब तक उसको अच्छी तरह से बल प्रयोग नहीं करोगे, उसका कठोर छिलका है वो नहीं टूटने वाला। और टूटेगा नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। मर जाओ प्यास से, मर जाओ भूख से। वैसे ही हमारे जो संघी होते हैं वो बड़े मुलायम से, बड़े नरम से दिल के होते हैं। और कोई उनको कुछ दे दे, कोई उनसे मीठा बोल दे, कोई उनसे प्यार भरी बात कर ले, कोई उनको कुछ एहसान दे दे, तो वो उसके हो जाते हैं। फिर वो, उन्हें याद नहीं रहता क्या क्या नहीं। बहुत बड़े आदमी हमारी तो शादी में आए, हमारे तो बच्चों के बर्थडे में आए, हमारे तो दावत में आए, हमारे तो उस दिन आए, हमें तो मिले, हमें तो गले लगाया, हमें तो घर बुलाया, हमें तो शादी में बुलाया, हमें तो शादी में आए, हमारा तो ये काम करा दिया, हमारा तो वो काम करा दिया, हमारा तो जरूरत पड़ी तो पैसे भी दे दिए। कोई ना कोई काम मतलब। और नहीं तो बड़े आदमी हैं, कभी ना कभी काम आएंगे, इसलिए रुई के हथौड़े से नारियल को तोड़ते रहते हैं, नहीं टूटता। अपवाद तो हर जगह है, पर कठोर चीज के बिना नारियल का पानी नहीं टूटेगा। इसको बताते हैं बार बार कि भाई आपका पर्सनल व्यवहार पर्सनल व्यक्ति से है, यानी व्यक्ति का व्यवहार व्यक्ति से है, तो वो व्यक्तिवाद की श्रेणी में आता है। आप खूब व्यक्तिवाद करो, कोई समस्या नहीं है, पर संघवाद में व्यक्तिवाद को मत लपेटो। संघ की कीमत पर व्यक्ति से सौदा मत करो। संघ के मान सम्मान का व्यक्ति के लेन देन से समझौता मत करो। अगर संघ के ब्याह पे, संघ के ऊपर कोई, आपने किसी व्यक्ति से कोई ऊंच नीच सौदा कर लिया, कोई जानकारी इंफॉर्मेशन चली गई, तो नुकसान संघ का होगा, आपका नहीं होगा, क्योंकि आप अपने आधार पे, व्यक्तिगत आधार पे संघ को दांव पे लगा रहे हो। तो संघ चला जाएगा और नुकसान हो जाएगा। पर हमारे लोग अभी थोड़े कच्चे हैं, संघ को वैल्यू नहीं समझते। संघ सर्वोपरि है, ये सेंटेंस बार बार बोला जाता है। संघ सर्वोपरि, 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 सबसे ऊपर।
जब हम ये कह देते हैं कि संघ सबसे ऊपर है, तो इसका मतलब हम भी संघ से नीचे हैं। और जब हम खुद संघ से नीचे हैं, तो हमारे रिलेशन, हमारी रिश्तेदारियां, हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे एहसान, हमारे काम, हमारे रोजगार, हमारा जीवन मृत्यु, हमारा लेन देन, हमारा उधार, सब कुछ उससे नीचे है। तो कभी अगर तुलना करनी हो, कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि संघ बड़ा या कोई घटना बड़ी, संघ बड़ा या मैं बड़ा, संघ बड़ा या ये लोग जो हैं वो बड़े, संघ बड़ा या व्यापार बड़ा, संघ बड़ा या व्यक्ति का संबंध बड़े, संघ बड़ा या कोई ट्रांसफर पोस्टिंग बड़ी, संघ बड़ा या कोई काम बड़ा, तो आंख बंद करके फैसला करना है। संघ सर्वोपरि है, संघ सबसे बड़ा है। आंख बंद करके फैसला करना है। कोई भी एहसान, कोई भी काम, कोई भी व्यापार, कोई भी रोजगार, कोई भी चीज संघ को दांव पे लगा के या संघ के बिहाफ पे या संघ के तुल्य कर कर नहीं नापी जा सकती। संघ अनमोल है, अतुल्य है। संघ अनबीटेबल है, अनकंपेरेबल है। इसकी तुलना नहीं हो सकती। इसको पीटा नहीं जा सकता, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, इसको सोच भी नहीं सकते इस बात के लिए। बेशक व्यक्ति का नुकसान हो या फायदा हो, चिंता नहीं। अगर आज छोटा सा नुकसान होगा तो कल बहुत बड़ा फायदा होगा। नुकसान ना हो तो बेहतर है। पर अगर संघ के अगेंस्ट में, संघ वर्सेस अगर कहीं कोई चीज को चुनना हो तो संघ को ही चुनना है। इसमें कोई पूछना पाछना नहीं है किसी भी कि जी ये घटना होगी तो हम क्या करें क्या नहीं करें। खुद लगाना है, तोलना है। संघ के ऊपर दाब नहीं लगाना है। आप अपने ऊपर लगा सकते हैं, अपने परिवार के ऊपर लगा सकते हैं, अपने रिश्तेदार के ऊपर लगा सकते हैं, पर संघ नहीं। संघ सबकी प्रॉपर्टी है। संघ सबका सहयोग से बना हुआ, सबका हिस्सेदारी के साथ बना हुआ पूरा का पूरा परिवार है। इसमें कोई एक व्यक्ति या दो व्यक्ति कोई निर्णय नहीं ले सकते। इसमें जो निर्णय लेता है वो पूरा पूरा संघ लेता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति संघ के बिहाफ पे आपको कुछ दे रहा है या संघ के बिहाफ पे आपको कोई काम कर रहा है या संघ के बारे में कर रहा है, तो उसको साफ मना कर देना चाहिए। इसमें संघ का कोई लेना देना नहीं है। आप मेरे से बात करो, मैं आपसे बात करूं, पूरी बात है। इसमें कोई संशय, कोई डाउट किसी भी संघी को नहीं होना चाहिए। अभी एक सवाल पूछा कि हमारे एक संगी गए और वहां उन्होंने 10-12 लोगों की संगति लगाई, तो उसमें किसी ने कहा जी कि बाकी सब तो ठीक है, पर हमको तो रोजगार चाहिए, हमको तो पैसा चाहिए, हमको तो दिक्कत आ रही है, ना भी आ रही है, पर पैसा चाहिए। पर पैसा किसको नहीं चाहिए? रोजगार किसको नहीं चाहिए? तो उनको जवाब में क्या कहना चाहिए? क्योंकि ये सवाल तो बार बार आएगा। जब आप कोई बात करोगे कहीं, तो किसी को नहीं समझ में आएगा कि आप उससे कितने उच्च दर्जे की बात कर रहे हो, कितनी ऊंची बात समझा रहे हो, या उसे अल्टीमेट यानी अंतिम बात समझा रहे हो, कि उसको समझ में नहीं आएगा। वो आपको लेगा ये भी कोई नया पार्टी, ये भी कोई नया संगठन, ये भी कोई लोग हैं जो चंदा वंदा रसीद वसीद लेके घूम रहे होंगे, कुछ एमएलए एमपी बनने का लफड़ा वफड़ा होगा, कुछ कहीं पद पोस्ट माला का होगा, कहीं किसी का कुछ काम चल रहा होगा। ऐसा ही समाज में हुआ है। इसीलिए सामने वाले का ये सवाल आने, या सामने वाला जब पीछे छुड़ाना चाहता है तो बोल देता है कि जी हम आपकी बात सुन ली बहुत देर है, हमें क्या मिलेगा, हमारा आर्थिक क्या है इसमें, हमको पहले आर्थिक चाहिए। वो ठीक बोल रहा है। बेसिकली सबको चाहिए, उसी को क्या चाहिए, सबको चाहिए। उसको कहना चाहिए अरे भाई तुझे ही क्या चाहिए, हमें भी चाहिए, सबको चाहिए। सबसे पहले पैसा चाहिए, सबसे पहले बच्चों को खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, घर चाहिए, इज्जत चाहिए, ये सब चीज चाहिए। तो क्या बिना बीज के कोई पेड़ बनता है और बिना पेड़ के कोई फल लगता है? सीधे सीधे फल चाहिए, बीज नहीं चाहिए। बीज लगाना नहीं है, बीज को पानी नहीं देना है, खाद नहीं देना है, इंतजार नहीं करना है, मेहनत नहीं करनी है। सीधे सीधे सेब चाहिए, सीधे सीधे अमरूद चाहिए, सीधे सीधे लीची चाहिए, सीधे सीधे आम चाहिए। ऐसा प्रकृति में नहीं होता। और अगर कोई सीधा सीधा आपको लीची आम अमरूद के लिए दे रहा है, तो आगे वसूल कर लेगा, तो ज्यादा वसूल कर लेगा। कहीं कोई फ्री में नहीं मिलता। जिन भी लोगों ने अपने चुनावों में, चुनाव क्षेत्रों में या अपने संगठनों में कहीं भी किसी को लालच दिए हैं, उससे ज्यादा चंदे लिए हैं, उससे ज्यादा महंगाई बढ़ी है, उससे ज्यादा चीजें वसूली गई हैं, पैसा वसूला गया है। जो पपीता 15 रुपए किलो बिकता था, वो 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो बिकता है। 5-5 6 6 गुने हो गए हैं। तो फ्री में कहीं कुछ नहीं मिलता। तो कोई अगर सीधे सीधे आपको आर्थिक लाभ देगा भी, तो आप ही के कपड़े उतार कर उसमें से, आप ही की पैंट उतार कर उसमें से काट के निकर बना के आपको दे देगा।
आप ही की शर्ट उतार के बनियान बना के आपको पकड़ा देगा, कह रहा भाई अभी तो यही है बनियान, और आप ही की शर्ट उतारेगा। दुनिया में कहीं भी कोई भी व्यक्ति जो शातिर है, जो शैतान है, वो शातिर और शैतान जो लोग हैं वो कमाते नहीं हैं। कभी भी दुनिया में किसी भी शातिर और शैतान ने कोई दुकान खोल के माल नहीं बेचा, कोई खेत नहीं चलाया, कोई फैक्ट्री नहीं चलाई। उन्होंने हमेशा, जो सवर्ण लोग हैं, जो सीधे सच्चे समता में रहने वाले लोग हैं, उनकी मेहनत को अपने कब्जे में लिया है दुनिया में। तो फिर कौन देगा? कौन दे खाना? अगर मान लो कोई ये कहता है कि जी हाँ पहले हम आर्थिक देंगे, ये देंगे वो देंगे, तो तू ही रह गया भाई लाल, उसके बच्चे नहीं है, उसके लोग नहीं है क्या? तुम्हें क्यों देगा? तुमने क्या किया है? तो अपने वालों को देगा, जहां से वो आया उसको देगा, क्यों देगा कोई? ये सवाल करना चाहिए, क्यों दे कोई? क्या किया तुमने? किस कारण से तुम्हें दे? और हमारे पास तो है ही नहीं, हम तो बीज लेके घूम रहे हैं, बीज जमीन में डालना है, पानी करना, क्योंकि पिछले 70 सालों से 80 सालों से किसी ने बीज डाला ही नहीं। सारे सारे सीधे सीधे अमरूद खाने चले जाते हैं, और नहीं मिलते तो किसी के आगे खड़े हो जाते हैं, हाथ पसारते हैं, अमरूद खाते हैं, खुश हो जाते हैं, और फिर बाकी लोगों को भिखमंगा बना देते हैं। तो नहीं हो सकता। और अगर इन केस मान लो कोई ये कहे कि बिना आर्थिक के मैं, जब तक हमारा आर्थिक संसाधन पूरा नहीं होगा या हमें कुछ मिलेगा नहीं, हम तो नहीं काम करेंगे। तो ठीक है भाई, मत करो काम। समन संघ तो कोई प्रॉमिस करता नहीं, मत करो, पर ये तो बता दो कि ऐसा दुनिया में कौन सा संगठन है जिसमें तुम जाओगे और तुम्हें आर्थिक लाभ मिलेगा? हमें बता दो, हम भी चले वहां। दुनिया का, भारत का कोई ऐसा संगठन बता दो जिसमें संगठन में कोई व्यक्ति आता हो और उसको आर्थिक लाभ मिलता हो। एक भी बता दो। अगर ऐसा कोई संगठन होता तो ये 140 करोड़ के लोग वहां ना चले जाते लाइन लगा के। संगठन तो सबको भर्ती करेगा ना, अगर कोई संस्था होगी तो सबको भर्ती करेगी, क्योंकि तो सामाजिक संस्था है, और अगर वो आर्थिक लाभ देगी तो सबको देगी, तो फिर काम करने की जरूरत क्या है? फिर मेहनत करने की क्या जरूरत है? फिर इकट्ठे होने की जरूरत क्या है? फिर तो सीधे लाइन में लगो और को ला भाई हमें भी दे दे। चलो कोई दे भी दे, तो सवाल ये है कि वो लाएगा कहां से? कोई तुम्हें देगा क्यों? कोई बिना मेहनत के आर्थिक लाभ देगा क्यों, और वो लाएगा कहां से? अगर मान लो देना भी चाहता है तो कहां से लाएगा? 140 करोड़ लोगों के लिए, या थोड़े बहुत कम लगा लो, 120 लगा लो, 125 लगा लो, बाकी सब पे है, तो कहां से इतने सारे कपड़े लाएगा? और क्यों देगा फ्री में? कहां से इतना भोजन लाएगा और क्यों देगा? कहां से इतने सारे मकान लाएगा और क्यों देगा? कहां से इतनी सारी नौकरी लाएगा और क्यों देगा? वो देगा क्यों और लाएगा कहां से? ये सवाल बड़े वाजिब से हैं। अगर आप चिंतन करने निकल जाओ और सामने वाले से प्रश्न पे प्रश्न करे जाओ, प्रश्न पे प्रश्न करे जाओ, तो 2 मिनट के अंदर बुद्धि ठीक हो जाती है। 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर। फ्री में कहीं कुछ नहीं मिलता। ये समन संघ में भी जो इन्फॉर्मेशन है ये फ्री में नहीं मिलती। इसके लिए कुछ लोग पोर्टल पे पैसा खर्च करते हैं, कुछ लोग समन सेंटर चलाते हैं, कुछ लोग दान देते हैं जो समनगंध बढ़ते हैं, कुछ लोग मेहनत करते हैं, अपना जीवन दे रहे हैं, कोई लिखता है, कोई छापता है, कोई बांटता है, कोई भेजता है। इसके लिए समन संगतियां लगती हैं, इसके लिए सन्निपात बाहुल लगते हैं, इसके लिए लोग अपने किराए भाड़े खर्च करते हैं, और कोई किराए भाड़ा खर्च ना भी करे तो समय खर्च करता है, अपनी बुद्धि खर्च करता है। तो खर्च होता है यहाँ। ऐसे नहीं, जन जागृति ऐसे नहीं होता, जागरण ऐसे नहीं होता। कोई आया है किसी के यहाँ, 10 आदमी इकट्ठे करे हैं, उसने बुलाया है, टेलीफोन लगाया, उसका टाइम लगाया, उसका बुद्धि लगी है, उसकी स्किल लगी है उसकी, और फिर सवालों के जवाब भी दे रहा है। तो सवालों से, जवाबों से, सवाल के जवाब, जवाब के सवाल निकालने की कला को सीख लें। और 3 तरह से सवालों के जवाब दिए जाते हैं। एक सीधा सवाल होता है, उसका सीधा जवाब होता है। एक टेढ़ा जवाब होता है, उस टेढ़ा सवाल होता है, उस टेढ़े सवाल को जवाब देने के लिए प्रत्युत्तर में सवाल ही किया जाता है, क्योंकि वो टेढ़ा सवाल है, ऐसे नहीं मानेगा वो बेसिकली आपको चढ़ा रहा है, आपको जला रहा है, आपको फुका रहा है, आपको टेस्ट कर रहा है, आपकी परीक्षा ले रहा है, आपका एग्जाम चल रहा है, आपको दबाना चाहता है, आपको भगाना चाहता है, आपकी बेइज्जती करना चाहता है। बहुत सारे कारणों से टेढ़े सवाल पूछे जाते हैं। तो टेढ़े सवालों का एक कुंदा बना के टेढ़ा सवाल वापस दे दिया जाता है, वो उसमें उलझ जाता है। और एक होता है कि अगर सवाल किसी काम का नहीं है और कहीं दूर दूर तक भी उसका कोई आंसर किसी के हक में नहीं है, मतलब ना देने वाले को फायदा है आंसर, ना आंसर लेने वाले को फायदा है, ना सवाल का जवाब देने वाले को फायदा है, ना सवाल करने वाले को फायदा है, ना सुनने वाले को फायदा है, तो उसका जवाब होता है मौन। वहां बुद्धि नहीं दिखानी है, वहां कूदना नहीं है मैदान में कि मैं लाऊंगा कहीं से खोद के। कोई फायदा नहीं, जिसका पूरी दुनिया को कोई लाभ ना हो, खुद को भी ना हो, सवाल वाले को भी ना हो, उसको छोड़ देना चाहिए। मूर्ख है, कहने की जरूरत नहीं है मूर्ख है, छोड़ देना चाहिए, अपना दाएं बाएं होकर निकल लेना चाहिए वहां से, कोई फायदा नहीं। सिर्फ 3 तरह से सवालों के आंसर दिए जाते हैं। यहाँ अभी एक जो समन संघी उन्होंने बताया कि जो एक घटना घटी कि वहाँ वो सन्निपात बाहुल करने गए, और कुछ धार्मिक लोग उनके साथ बैठे, धार्मिक लोग कहें या धम्मिक कहें,
बुद्ध को मानने वाले लोगों के साथ वो बैठे और वहां बैठ के उन्होंने कहा कि हम आपस में एक साथ बैठ के करना चाहते हैं, अच्छी बात है। तो दूसरे लोग जो धार्मिक थे वो भी तैयार हुए और बातचीत हुई, बैठे, बैठना अच्छा हुआ। पर बैठने में जितने लोग हैं, मानस हैं, सबके मन एक से नहीं होते, ये अच्छी तरह वहां सोच के चलें। और जब भी समन संगी जाते हैं तो वैसे तो वो सारे समन संगी बड़े समझदार हैं और ठंडे भी हैं, तो जितना ठंडा हो सके उतने ठंडे रहें, बल्कि और बर्फ खा लें थोड़ी सी, आराम से जाके बैठे। क्यों? क्योंकि धार्मिक लोगों में, पंथ वाले लोगों में, गुरु चेले वाले लोगों में जो इस तरह का कोई भवन टाइप बनाते हैं या कोई गुरु जिनका उपास, कोई गुरु होता है जिसके पीछे मानते हैं, वो लोग अटके हुए लोग होते हैं। जैसे बारिश का पानी कहीं अटक जाता है, रुक जाता है, उस तरह से अटके हुए लोग होते हैं। और वो जो अटके हुए लोग होते हैं, जब उनके पास में कुछ लोग जाते हैं तो उनमें से कोई इक्का दुक्का वेशभूषा पे अटक जाता है। कह रहे तुमने सफेद कपड़े नहीं पहने, अटक जाएगा कि तुमने सर पे कपड़ा नहीं रखा, अटक जाएगा कि तुम बैठे गलत, अटक जाएगा कि तुम हमारे गुरु की या गुरु की मूर्ति की तरफ मुंह करके बैठ गए। कोई दूसरा कहेगा टेढ़े होकर बैठ गए, कोई कहेगा सर उठाना नहीं है, कोई कहेगा निगाह नीची रखनी है, कोई कहेगा कि आप बोल नहीं सकते, एक शब्द भी शांति बना के रखो, बोलने नहीं देगा। कोई कहेगा कि आपका ये जो कोई कपड़ा आपने पहन रखा है, कोई चीज, उसका रंग ठीक नहीं लगा। कोई कहेगा कि एक हाथ से प्रसाद नहीं लेते, दो से लेते। कोई कहेगा कि प्रसाद को दोनों हाथों से लेके पहले माथे पे लगाते हैं। कोई कहेगा कि मूर्ति के आगे से नहीं निकलते, कोई कहेगा कि मूर्ति की पूरी परिक्रमा करनी है, चक्कर लगाने हैं। वहां माहौल जो होता है धार्मिक और मतों के अंदर, बहुत ज्यादा सस्पिशियस टाइप का होता है, रहस्यमय। सवाल का जवाब कोई नहीं देगा आपको कि ऐसा क्यों होता है। और मजेदार बात यह है कि उस रहस्यमय माहौल में आपका मन और आपकी हिम्मत भी नहीं करेगी कि आप वहां सवाल कर सकें। उनके स्थल पे सवाल नहीं कर सकते। उस समय वो सवाल देने के मूड में नहीं होते। उस समय वो कहते हैं कि हमारा सिस्टम पुराना है, ये सिस्टम हमारा है, हमने बना रखा है और ये फॉलो करना है। हर एक सिस्टम के अलग अलग नियम है, खाने पीने, पहनने ओढ़ने, बैठने चालने, बातचीत करने, सबके भाषा, यहाँ तक कि भाषा वाषा भी अलग अलग टाइप की है। पर सार वही है, गुरुओं की बात वही है, चेलों ने अलग अलग बना दिया है, बाकी सब कुछ हुई। गुरु ने जैसे कपड़े पहने वैसे नियम बना दिया, बहुत सारी बातें। तो वहां जब जाते हैं उनके यहाँ, तो कोई ना कोई एक दो तीन लोग ऐसे निकल आते हैं जो कमान खींच लेते हैं और तीर चढ़ा लेते हैं कि बस कोई जरा सा बोले तो प्रत्यंचा पे एक साथ ही तीर को छोड़ने के लिए तैयार, एकदम वार करने के लिए तैयार, चिल्लाने के लिए तैयार, गुस्सा करने के लिए तैयार, धमकाने के लिए तैयार। बेसिकली उनको इस बात का गुस्सा रहता है कि हमारा जो मत है, हमारा जो गुरु है, कितना शानदार है, कितना आलीशान है, और ये मूर्ख लोग हमारे गुरु को मानते नहीं हैं, ये मूर्ख लोग हमारी परंपरा को मानते नहीं हैं। ऐसा भाव रहता है सामने वाले को, कहता नहीं है पर भाव वही है कि हमारा प्रोडक्ट सबसे बढ़िया है और तू क्या है, कुछ नहीं है। पर समन संगी तो मिलने जाता है, अपना व्यवहार दिखाने जाता है, अपना अहम वहम खत्म करके जाता है। इसलिए थोड़ी बर्फ खा के जाए, आराम से बैठे, जो उनकी रीत है, प्रीत है, हाथ जोड़े, प्यार से अपनी बात कहे और चलाए। कोई ना कोई समझ जाता है, कोई ना कोई जान जाता है। और मजेदार बात यह है कि बात सारे समझ जाते हैं पर कोई ना कोई मानता है, कोई ना कोई मान के बात को समझता है कि हाँ ठीक कह रहे हैं, और जानते समय समझ सा सभी जाते हैं। पर रुका हुआ पानी जैसे हिलता नहीं, कहीं जाता नहीं, आता नहीं, सड़ने को तैयार है, सूखने को तैयार है, पर किसी भी हालत में अगर आप उसे नाली बना के दोगे तो बहने को तैयार नहीं है, बहने को तैयार नहीं। ये समस्या उसमें आती है और ये आएगी, ये आएगी। इसका इलाज होता है पीढ़ियां खत्म होने के बाद। मतलब हम लोग जब खत्म हो जाएंगे तो यही बातें हमारी जो हम बोल रहे हैं, यही बातें फिर आगे चलेंगी। और इन्हीं बातों पे बाद में झगड़ा होगा। ये कहेंगे अरे वो जो हिसार वाले थे वो चले गए अब तो दुनिया से, उन्होंने ये बात बताई और अब तो वही बात मानी जाएगी। फिर वो लड़ने मन, ये हमारे समर सोसाइटी के अंदर एक खास बात है कि जीते जी बेकार, और मरने के बाद हीरा तक सोना हो जाता है वही। और फिर उसकी बात के लिए बेड़े बन जाते हैं, दरबार बन जाते हैं। फिर उसकी बात चलती है, फिर सब चीज चलती है, फिर ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, फिर रोते हैं, पीटते हैं, फिर जयंती मनाते हैं। पर उस समय नहीं मानते, जिस समय कहते हैं उस समय कहते रहे हमारे जैसा ही तो है, जैसे हमें वैसे ही है, इसमें कौन से सुरखाब के पल लगे हुए हैं। पर मानते नहीं उस समय। ये समस्या आती है। इन समस्याओं को बर्फ खा के सॉल्व करना चाहिए, आग खा के नहीं। अगर आग खा के सॉल्व करोगे तो वहां गुत्तम गुत्ता हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, कुछ निकलने वाला नहीं है, क्योंकि सब जगह सारा ही मामला ऐसा है।
ये समस्या यहाँ आती है। ये 3 टॉपिक हैं जो मैंने बताए हैं आपको, और ये तीनों टॉपिक का सार ये है कि समन संघ की जो आइडियोलॉजी है, समन संघ का जो विचार है, जो पुरातन है, जो पहले से स्थापित है, वो बिल्कुल 24 कैरेट सोने का है, शुद्ध है। ये 24 कैरेट सोना आप जमीन में दबा दो, आग में भून दो इसको, कितना ही आग में तपा दो इसको, इसको बर्फ में डाल दो, इसको तेजाब में डाल दो, इसको कहीं भी डाल दो, ये सोना ही रहता है। और जब इसका समय आता है तो ये निकल के बाहर फिर आ जाता है। ये 24 कैरेट सोना है, इसका कुछ नहीं हो सकता। इसके तो आभूषण ही बनेंगे, इसको तो सर पे सजाना ही पड़ेगा, इसका तो ताज ही बनेगा, और कोई इसका कोई हल है नहीं। और आपको अगर याद हो तो भारत के अंदर सोना पैरों में नहीं पहना जाता, चांदी तो पैरों में पहनी जाती है, पर सोना कोई पैरों में नहीं पहनता। तो ये वही सोना है जो कभी जिंदगी में पैरों में नहीं पहना जाएगा। ये हमेशा ताज ही बनेगा, ये हमेशा गले का हार ही बनेगा, ये हमेशा बाजूबंद बनेगा, ये हमेशा उंगली बनेगा, कुंदन बनेगा, पर पैरों में नहीं पहना जाएगा। ये इसकी खास बात है, यानी कि ये डाउन नहीं हो सकता कभी भी, ये हमेशा चमकेगा और इसकी ज्वेलरी बन के पूरे शरीर पे सजेगी। ये निश्चित है। और ऐसा इसलिए निश्चित है क्योंकि सारे लोग, जब से समन संघ की बात चल रही है, जब से समन संघ की आइडियोलॉजी आ रही है, समन शब्द तो लगाते नहीं, पर संघ लगाने लगे। मतलब समण शब्द से तो उनको दिक्कत हो गई, उनको लगता है कि समण की बात करेंगे तो उसका मतलब ये जो वेद प्रकाश गौतम बिजनौर वाले हैं, ये जो सरोज बहन जी कोटा वाली हैं, ये जो राजेश हैं नागवंशी, इनकी बात हो जाएगी, ये जो हेमराज सिमर है इनकी बात हो जाएगी, ये जो करण सिंह सर है इनकी बात हो जाएगी, ये जो अमर सिंह हैं, अमर सिंह सर है मेरठ वाले, इनकी बात हो जाएगी, ये जो आत्माराम राचौरा सर इनकी बात हो जाएगी। इसलिए वो समन शब्द को तो साइलेंट कर देते हैं, साइलेंट, पर संघ को करते हैं। और धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है कि बिना संघ के गति नहीं है। और ये और जैसे जैसे प्रचार प्रसार होगा, और जैसे जैसे समन शब्द आगे बढ़ेगा, और जैसे जैसे गोल्डन नियम आगे बढ़ेंगे, और जैसे जैसे अभी और भी नियम आएंगे, और अभी काम जो सीरियस है, गंभीर वाला, वो अब आरंभ होगा। कई कारण रहे जब यहाँ उथल पुथल मची और बहुत सारी चीजें ऐसी लगी कि कुछ लोग जल्दी में हैं, कुछ राज सत्ता प्राप्त हो जाए, कुछ राजनीतिक पार्टी बन जाए, कुछ पैसा वैसा मिल जाए, कुछ कहीं एमपी एमएलए बन जाए। तो उनके क्रियाकलाप से पता चला था कि वो बड़ी जल्दी में है कि भाई ये समन संघ का आइडियोलॉजी हमारे हाथ लग जाए, ये समन संघ क्या है इसका कुछ मिल जाए, हमें कहीं कोई किताब विताब पूरी मिल जाए कि ये क्या है, फर्दर क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, कैसे करेगा, तो हम जल्दी से यहाँ से निकलें। पर जैसे उनको ये लगा कि भाई अब ये पूरा हो गया है, तो उससे पहले दो चार लोग थे, उन्होंने कहा जी अब पूरा हो गया, तो वो चले गए। उसके बाद दो चार लोग और आए, तो उनको लगा कि पूरा हो गया। पर कितनी बार मैंने बताया है, समन संघ अनंत काल तक चलता रहेगा, और ये अनंत काल तक ही ऐसे ही नियम देता रहेगा, अनंत काल तक। इसका फार्मूला है, इसका मेथड है कि ये अनंत काल तक क्यों चलता रहेगा, और क्यों ये मॉडिफाइड होता रहेगा, और क्यों ये काम करता रहेगा। उस मेथड के हिसाब से, उस फार्मूला के हिसाब से हिसार के अंदर हम 12 और 13 सितंबर में बैठेंगे, और 12 और 13 सितंबर में गंभीर चर्चा करेंगे। गंभीर यानी समर संघ की अब तक जो चर्चा हुई है वो समन शब्द को आगे भेजने के लिए, आगे पहुंचाने के लिए, आगे बताने के लिए है। पर एक कार्यपालक की हैसियत से और एक कार्यपालक के रूप से हम सबको क्या करना है, कौन सा कार्य का पालन करना है, कैसे कार्य का पालन करना है, कितना कार्यपालक हमें बनना है, कौन सा कार्यपालक बनना है, और कार्यपालक के क्या क्या अधिकार और क्या क्या कर्तव्य है, और किस तरीके से गंभीर तरीके से काम करना है, इसका सारा का सारा हम 12 और 13 सितंबर से आरंभ करेंगे। उसके लिए सबने आना है जो जो समन संघ को समझ गए हैं, और वो सब परिहार सर को बता दें कि कौन कौन आ रहे हैं। पर कोई भी जो व्यक्ति है, जो संगी है, वो वहां बताने के बाद में ये उम्मीद ना करें कि उनको कॉल आएगी। किसी को कॉल आ भी सकती है, किसी को नहीं आए, सबको भी आ सकती है, क्योंकि हर एक समन संगी के बारे में फोन पे बातचीत करके उनसे पूछा जाएगा, कुछ बातें पूछी जाएंगी। उसके आधार पर निर्णय होगा कि उनको कार्यपालक की जिम्मेदारी के लिए वो तैयार हैं या नहीं है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या क्या पोजिशन है क्या नहीं है। कुछ समन संगी जो अर्जी नहीं देंगे उनको भी नाम आ सकते हैं। इसलिए इसमें किसी को बुरा और किसी को अच्छा नहीं मानेंगे होते। और गंभीर काम के लिए संख्या बल नहीं चाहिए, अच्छे समन गंभीर संगी चाहिए। संख्या बल अपने आप बढ़ जाता है। अच्छे गंभीर समन संगी चाहिए, डेडिकेटेड चाहिए, जिनको समन संघ पूरी तरह से समझ में आ गया है, और जो समन संघ के लिए अब अपना पूरा जीवन देने के लिए निर्णय कर चुके हैं, उनका ज्यादा वेलकम है। जो अभी आधे अधूरे हैं वो अपनी अर्जी भेजें। अगर लगेगा कि वो अधिकार कार्यपालक के हिसाब से, कोई कार्य के हिसाब से ठीक है, तो उनकी अर्जी को भी देखा जाएगा। पर होगा कार्यक्रम पूरी तरह से अब बद्धता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ में, जिम्मेदारी के साथ में। ऐसा नहीं है कि कार्यपालक का भार लिया और उस कार्यपालक के भार से दब गए और बाद में एक्सक्यूज कर दिया कि जी हमें तो टाइम नहीं है, हमें तो ये नहीं है, हमें तो वो नहीं है, वो नहीं चलेगा।
चाहे भले ही काम लेट स्टार्ट हो पर अच्छा स्टार्ट होना चाहिए। तो अपने अपने नाम लिखवा दें, जो जो लोग इसमें आना चाहते हैं, और पहले लिखवा दें। जिसका नाम सबसे पहले आएगा उसका डेडिकेशन भी सबसे पहले माना जाता है। कोई संशय में है, कोई सोच रहा है तो डेडिकेट नहीं हुआ है अभी, इसका मतलब अभी समर संघ समझ में नहीं आया है। और अगर कोई सोच के लिखा है कि ये भी जाएगा तो मैं भी जाऊंगा, तो ऐसे संघी की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई किसी के ऊपर आ रहा है तो वो खुद क्या जिम्मेदारी लेगा। तो जिम्मेदारी लेने का काम है, कार्यपालक का कार्यभार लेने का समय आ गया है। तो उसके लिए अभी हमारा पूरा जून है, जुलाई है और अगस्त है, 3 महीने पूरे हैं। और 3 महीने में अच्छी तरह मन बनाया जा सकता है और अपने आप को तैयार किया जा सकता है, और समझ संघ को समझने की कोशिश करें। रोज फील्ड में जाएं, रोज लोगों को बुलाएं, रोज लोगों से बात करें, और जितने आपके सवाल आते हैं उन सवालों को यहाँ बुझाएं। उन सवालों को यहाँ बताएं कि जी ये सवाल आया था, ये सवाल हमारा यहाँ हमने ये जवाब देना था, ये जवाब दिया, ये ठीक है या नहीं है। डाउट है कोई, अगर कहीं लगा है कोई गड़बड़ हो गई है तो वो समझ संघ में आके बताएं। हमारी कबीर साहब की जयंती होगी, और 29 जून की कबीर साहब की जयंती है। समण कबीर साहब जो समण संत हैं, उनकी जयंती में जो लोग जाना चाहते हैं, धर्मशाला मंडे पड़ रहा है तो जाएं। फ्राइडे को निकल जाएं, सैटरडे संडे घूमें, मंडे को संगति करते हुए आ जाएं। वहाँ के लोगों से मिलें, ठंडा माहौल होता है, उसे जाके देखें क्या है क्या नहीं है। जो संत कबीर साहब है उनके बारे में थोड़ी रिसर्च कर लें, खोज कर लें, अगर वहाँ दो शब्द कहने का मौका मिला तो बोले। और खासतौर से ये देखें कि समन संघ के 10 गोल्डन नियम में और संत साहब की पूरी वाणी में कहाँ मैच हो रहा है, क्या चीज मैच होती है, जितने हमारे नियम है उसमें कहाँ मैच होते हैं कहाँ नहीं। एक चीज उनकी बहुत जबरदस्त है कि जैसे वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं कि वो आपने उनका सुना होगा कि मस्जिद पे अजान हुई और वहां मंदिर पे घंटा बजाए, अगर खुदा मिले तो पता नहीं कुछ ऐसा करके है कि मैं ये बजाऊं, कुछ ऐसा करके है उनका। तो वो सब चीजें उन्होंने बड़ी बेबाक बोली हैं। और धर्म वरम की बातें और इधर उधर के लोगों के बारे में बताई है कि किस तरह से चीजें हैं। हालांकि उनका जो अध्ययन है, जो अध्यात्म है, वो पूरा पूरा धम्मिक है, बेसिकली मतलब व्यक्ति के आचरण को शुद्ध करने के लिए है। और समाज की बुराइयों को देखते हुए उन्होंने बताया, तो सामाजिक काम भी उनका है। तो दोनों तरह के काम उनके चलते हैं। तो उन पे बात होगी, वहां मीटिंग करें। इसके अलावा एक मीटिंग के लिए और भी बात चल रही है, वो मीटिंग तय करेंगे। और 4 अक्टूबर की जो मीटिंग है वो बंगाल की है। बंगाल के हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं। बंगाल में कोलकाता के अंदर जिनको जाना है वो अपनी टिकट रिजर्वेशन करा लें। उनको बता दें कौन कौन आ रहे हैं, कौन कौन नहीं आ रहे। वहाँ बंगाली रसगुल्ला बहुत बढ़िया मिलता है, खास तौर से गुड़ वाला रसगुल्ला, वो खिलाते हैं। तो इस बार भी खिलाएंगे, जब पिछली बार खिलाया है तो मना थोड़ी करेंगे। और ना भी खिलाएं तो हम बाजार से खा लेंगे, पर संगति में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि बंगाल में हमारा समन संघ है, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए और अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए हमको वहां जाना चाहिए। दूसरी लैंग्वेज है, दूसरे तरह के लोग हैं। जितने ज्यादा घूमने घामने लोग जाएंगे, जितने ज्यादा मीटिंग में जाएंगे, जितने ज्यादा वहां मिलेंगे, उतना ज्यादा कार्यक्रम और भी होगा। इसके अलावा अक्टूबर में एक मीटिंग हमारी और होगी राजस्थान के अंदर, वहाँ महिलाओं की मीटिंग है। वो अभी हमारे जो वो हैं इसके जयपुर वाले, जो मैं नाम भूल गया उनका। डोला सर। हाँ, चोलडा सर, चोलडा सर अभी एग्जाम दे रहे हैं। जैसे ही चोलडा सर आ जाएंगे तो वो मीटिंग महिलाओं की होगी। महिलाओं की एक तरह से महिलाओं के साथ है, और एक हल्की सी पिकनिक भी हो जाएगी वहाँ। तो इसके अलावा जो लोग छह और भी मीटिंग, दिसंबर भी, छह और कहाँ की है? दिसंबर बीकानेर, बीकानेर 6 दिसंबर भी बोला था एक बार, 2 तारीख एक भी, शायद। एक बीकानेर की है, 6 दिसंबर की है। अब और बोला। भी जो अपने अपने यहाँ संगति करना चाहते हैं वो लिख दें, क्योंकि ये टाइम है। उसके बाद बारिश आरम्भ हो जाएंगी, फिर संगति की तैयारी होगी, तो सब लोग जाने की तैयारी करेंगे। तो मेरी किसी बात में कोई खराबी हुई हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि। संतों को वंदना।